बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो बुक 1 का चैप्टर 8 उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ नॉन वास्कुलर प्लांट्स। देखिए बेटे, हमने कल बेसिकली जो प्लांट्स के एक क्लासिफिकेशन की बात की थी और साथ ही ना उनके ओरिजिन को भी हमने डिस्कस किया था कि एलजी से कैसे ओरिजिनेट हुए होंगे। और उसके बाद ना जो प्लांट्स के अंदर एक डाइवर्सिटी हमें नज़र आती है, यानी प्लांट्स में जो हम डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप्स फर्दर बनाते हैं, जैसे कि कल आपने ना एक स्केच वो देखा था, हमने स्टडी किया है कि उसमें वास्कुलर है, नॉन वास्कुलर, फिर आगे नॉन वास्कुलर को फर्दर जो हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो वो तो हमने एक ओवरऑल उसका एक व्यू सा किया था जो किंगडम प्लांट ही है। आज हम ना आज से बल्कि कोशिश करेंगे कि ये जो प्लांट्स के हमने वो जो डाइवर्सिटी के लिहाज से ग्रुप्स पढ़े हैं उनके डिटेल्ड जो फीचर्स क्या होंगे। अब इसमें एक याद रखिएगा कि जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स का एक ही वो फाइलम था, जो एक ग्रुप था, उसको आपने नाम दिया था क्या जी? ब्रायोफाइटा। यानी ये जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स का ये ग्रुप है इनको आप ब्रायोफाइट्स कहेंगे, या ये कौन सा है? ब्रायोफाइटा ग्रुप है। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये इनके बारे में एक आप यूँ भी याद रखिएगा कि दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ये क्या होंगे? फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। और हम इनको ना फर्स्ट लैंड प्लांट्स क्यों कहते हैं कि देखें, जब आपने कहा ना कि ये एल्जी से इवॉल्व हुए हैं, तो बेटे एल्जी जो होते हैं वो एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर होते हैं ज़्यादातर एल्जी। तो अब उन एक्वेटिक से ये बने हैं और इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि हम कहते हैं कि वो लैंड एडॉप्टेशंस हैं, यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको आप लैंड एडॉप्टेशंस कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दोज फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर एबल टू लिव ऑन लैंड। बात समझ आ रही है कि जो लैंड के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर है जो कि क्या है इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। और अब वो जो लैंड एडॉप्टेशन थी ना वो ऐसा ऐसा एलजी से जब ये हम कहते हैं एवोल्यूशन हुई, ब्रायोफाइट्स बने, तो वो कैरेक्टर्स जो थे वो इवॉल्व हुए। लेकिन एक बेटे याद रखिएगा, ये ऐसे होते हैं कि चूँकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं लेकिन ये आपको ना बहुत ज़्यादा जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे। बेसिकली इनका अगर आप देखें ना, हम ये कहते हैं कि जो अक्रेस के हवाले से कि मोस्टली दे आर फाउंड एट मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में। और वो प्लेसेस ऐसे होती हैं कि विच आर नियर द वाटर, यानी जो वाटर कोर्सेज वगैरह हैं जहाँ से पानी गुजर रहा होता है वहाँ पे ये क्या है करीब आपको ये मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स हैं वो ज़्यादा तादाद में। उसकी रीज़न ये होती है कि देखें अभी ना ये फर्स्ट ग्रुप है तो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने एडवांस नहीं है कि ये जो बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज़ हैं उनमें सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए फिर क्या होंगे, ये जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के ऊपर जो है वो प्रेफर करें। अभी हम थोड़े से बॉडी कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे। अच्छा बेटे देखें, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं इनको हमने नॉन वास्कुलर कह दिया। तो इसमें एक याद रखिएगा कि सवाल ये पैदा नहीं होता कि इनमें कोई जाइलम या फ्लोएम की तरह के टिश्यूज़ हों।
ठीक है। जब जाइलम और फ्लोएम नहीं है ना, तो देखें एक स्टेम जो होता है ना, जो ट्रू स्टेम होगा, आपने उसका पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा है कि बाहर एपिडर्मस है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स वगैरह होते हैं। रूट में भी इसी तरह से नज़र आता है। लीफ में आपने मिड रिब पड़ी हुई है, और मिड रिब के अंदर जो होता है ना मौजूद होते हैं यानी वास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम, तो वो फिर ट्रू लीफ होता है। तो इनमें क्या होगा कि जो बॉडी है ना, वो हम ये ऐसे कहेंगे कि थैलॉइड बॉडी होगी इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलॉइड बॉडी है। और थैलॉइड बॉडी कौन सी होती है? जो हम कहते हैं कि विदाउट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स होगी। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो ट्रू रूट कैसे होती है कि भी जिसमें वास्कुलर सप्लाई भी होगी, यानी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और इस तरह से वो सारे स्टेम में भी इसी तरह से होगा। लीफ के अंदर भी वो मिड रिब और वेंस वाले वो सप्लाई, इनके अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ना कुछ केसेस हैं, और उसमें अभी बात करता हूँ जो फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम जो होते हैं मॉसिस में आते हैं, इनके अंदर जब वो लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। दूसरी बात बेटे, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हम कहते हैं कि एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड। अब ये जो इतने स्मॉल साइज हमें नज़र आते हैं ना, तो स्मॉल साइज उसके होने की रीज़न क्या है कि बिकॉज नो वास्कुलर टिश्यूज़ आर प्रेजेंट। इनके अंदर क्या एनी टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। तो इससे फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्रॉब्लम होती है। और ये यानी इनका जो साइज़ होता है ना, साइज़ है वो हम कहते हैं वो फ्यू यानी मिलीमीटर से लेके क्या होगा 2 से 2.7 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम इनका साइज़ मैं बता रहा हूँ। बात समझे? ये इनका मैक्सिमम साइज़ है कि जिसके अंदर क्या है हमें ये मिलते हैं। और ये स्मॉल साइज़ होने की रीज़न यही है कि भाई अगर इनके बॉडी का साइज़ बड़ा होता है ना, तो फिर उनके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है। तो चूँकि इनका जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं, तो फिर स्मॉल साइज़ होगा ना, दैट विल बी यूज़फुल। अच्छा बेटे, अब ना जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनके हमने कल भी थोड़े से ग्रुप्स की बातें भी की थी। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ग्रुप्स के नाम लिख देता हूँ, साथ साथ वो जैसे जैसे फ़ीचर्स जब वो डिस्कस होंगे तो हर एक ग्रुप के फ़ीचर्स भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना हमने इसमें जो ग्रुप पढ़ा था वो बेसिकली था हेपेटिकॉप्सिडा, ठीक है। और हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स को आपने ना कॉमनली क्या नाम दिया था? लिवर वर्ड्स का। क्या कहते हैं? लिवर वर्ड्स। इसी तरह से दूसरा जो होता है ना, सिंपली हम मसाए भी कह देते हैं, या मसाए ब्रायोप्सिडा की टर्म भी जो होती है ना, वो कुछ बुक्स के अंदर यूज़ हुई है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मॉसिस हैं उनको क्या इंक्लूड करेंगे। और इसी तरह से जो इसका थर्ड ग्रुप है एंथोसिरोप्सिडा, और ये जो एंथोसिरोप्सिडा होते हैं ना, इसको हम कॉमनली क्या है, हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। ये हम लास्ट टाइम भी ये डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें ये ना बेसिकली ये तीन क्या है, क्लासेस हैं किसकी? ब्रायोफाइटा की। जैसे हमने कहा ना किंगडम प्लांटिया, उसको हम दो मेन फाइला में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ
वास्कुलर टिश्यूज़। ब्रायोफाइट्स जो कि क्या था, यानी फाइलम ब्रायोफाइटा, ये फाइलम है या इसको आप डिवीजन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या था, किसी किस्म के जो वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं है। दूसरा फाइलम ट्रेकियोफाइटा था कि उसमें क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़ होती हैं। एनीवे फिर ये आगे उसकी क्या थी, 3 क्लासेस हैं। अच्छा बेटे, अगर ना मैं जिस तरह से ये बात कर रहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, अगर हम इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको देखें ना, तो प्लांट बॉडी जो होती है ना, मोस्टली वो क्या होगी, दैट इज़ थैलॉइड, यानी थैलस होती है। जैसे हमने अभी बात की थी कि इनमें ना किसी किस्म के जो वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। तो बेटे इसमें ना एक याद रखें, जो हिपैटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स होंगे ना, इनमें सिंपल थैलस आपको नज़र आएगी। तो इसमें क्या होगी, रफली जो है ना वो रूट, स्टेम और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर डिवाइडेड नज़र आएगी। होती ये भी थैलाइड है मसाई के अंदर, लेकिन उसमें क्या होगा, जो रूट्स हैं वो लीव्स होंगे वो ट्रू नहीं होते। फिर उसके बाद जो एंथासिड ऑप्सिडा है ना, ये हम कहते हैं थिक होती है एंड एडवांस थैलस, कि ये वाली जो थैलस होगी वो थिक होती है और एडवांस होगी। वो बाद में बताता हूँ कि वो एडवांस किस तरीके से। क्लियर हो गया। बाकी रह गया बेटे इसमें ना जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट, यानी जो मेन इसमें ना जनरेशन होगी। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि प्लांट्स के ना लाइफ हिस्ट्री को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें बेटे 2 तरह के हमें जनरेशन से नज़र आती हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। लेकिन उससे मैंने कल आपको बता दिया था कि दोनों में से एक जनरेशन जो होती है वो मेन जनरेशन कहलाएगी। और जो मेन जनरेशन जिसको आप कहते हैं ना, चाहे वो ब्रायोफाइट या ट्रेकियोफाइट की, आपने देखना ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होगा, जो लार्ज इन साइज होगा, ठीक है, और जो ऑटोट्रॉफिक होगा, ये वो वाले होंगे जो कि क्या है, शाबाश, मेन जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी लार्ज इन साइज़ होनी चाहिए, वो सिंपल नहीं बल्कि उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो और वो ऑटोट्रॉफिक हो। तो इनके अंदर जो मेन जनरेशन है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो कौन सी है जी, गैमीटोफाइट। वो क्या होगा, गैमीटोफाइट जनरेशन है। और ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ना, इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें मैं क्या कहूँगा, ये देखें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे और वो कौन से होते हैं जी, मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और प्लांट्स में होते मल्टी सेलुलर हैं। अगर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ना, और इन प्लांट्स में हम डिफरेंस देखें तो ये भी एक डिफरेंस आता है कि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि इनके अंदर क्या होंगे, वो मल्टी सेलुलर। ये कौन से हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा बेटे, अब ये जो मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये 2 तरह के हैं। एक जो होता है ना उसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडिया, और दूसरे जो होगा आर्चिगोनिया। एक इसमें क्या एंथ्रीडियम है या एंथ्रीडिया होते हैं, और दूसरे के आर्चिगोनिया। और एक याद रखिएगा, एंथ्रीडिया प्लूरल है, एंथ्रीडियम जब सिंगुलर, आर्चिगोनिया प्लूरल है, आर्चिगोनियम NIUM हो जाएगा तो सिंगुलर। तो बेटे जो एंथ्रीडियम है ये क्या होगा, ये साइन है मेल का, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आएगा, जबकि आर्चिगोनियम जो होती है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आएगी। बातें समझ आ रही हैं कि इस तरह से क्या होंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं और वो क्या है, मेल और
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। किस तरह से जी कि एंथ्रीडियम जो होगा ये सैक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है और इसमें देखें इस तरह से ना इसका ये बेसिकली एक ये स्टॉक होता है जिसकी मदद से ये क्या होंगे प्लांट बॉडी के साथ अटैच होंगे और आर्चिगोनियम जो होती है ना वो फ्लास्क शेप्ड होती है जस्ट लाइक दिस। और बेटे अगर ये ना इस तरह से जैसे मैंने ड्रा कर दी ना ये फ्लास्क शेप है तो इसकी जो बॉडी होती है यूं बहुत सारे सेल से बनी होती है, ये आर्चिगोनियम है। और इसके अंदर ना जो ख़ास तौर पे एंथ्रीडियम के अंदर ये हमें जो सेल्स नज़र आते हैं ना ये जो हैं इनको आप स्पर्म्स भी कह सकते हैं या एक दूसरा वर्ड में मैं लिख रहा हूँ एंथीरोजोइड्स। ठीक है, ये बात का तो MCQs में आ सकता है कि द सेकंड नेम फॉर स्पर्म्स वो क्या होगा एंथीरोजोइड्स होता है। और जो आर्चिगोनियम उसके अंदर ये एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम ओवम भी कहते हैं या एग का नाम भी देते हैं। और याद रखिएगा बेटे ये जो होता है ना ओवम या एग है या स्पर्म्स हैं ये क्या है हैप्लॉइड, गैमीट्स होते ही क्या है हैप्लॉइड है। अच्छा बेटे जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये मैंने साथ लिख दिया है वो क्या एन हैप्लॉइड होगी। और ये आपने हमेशा याद रखना है चाहे ये वास्कुलर प्लांट्स से या नॉन वास्कुलर प्लांट्स दोनों के अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन क्या है हैप्लॉइड होगी और जो स्पोरोफाइट होगा वो हमेशा क्या है डिप्लॉइड होगा। बात समझ आ रही है? ये नहीं कि हम मेन जनरेशन को अब हैप्लॉइड कह रहे हैं, गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट क्या है डिप्लॉइड होता है। ये बेसिक ये आपने डिफरेंस भी याद रखना है। अच्छा बेटा अब ना इसमें ये जैसा मैंने कहा ना जो गैमीटोफाइट बॉडी होगी उसके ऊपर ये मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब ना दो कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये बनते हैं सेम प्लांट बॉडी के ऊपर, यानी सेम जो प्लांट की बॉडी है ना अगर उस पर ना ये दोनों मौजूद होंगे। अब सेम पे किस तरह से हो सकता है यानी एक ही ब्रांच है उस पर आपको मेल भी नज़र आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल भी हैं, या एक प्लांट है उसके ऊपर ना एक ब्रांच के ऊपर मेल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं दूसरी ब्रांच के ऊपर क्या फीमेल है। तो बॉडी एक ही ना, यानी उसमें सेम ब्रांच पे या डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर क्या है आपको जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी प्लांट एक है बॉडी एक है उसके ऊपर मेल फीमेल दोनों हैं। तो उसके लिए बेटे एक ना टर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा मोनोएशियस। ठीक है ना, मोनो का मीनिंग ये वन होता है, बिल्कुल आसान से बात है। अगर सेम पे एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों हैं तो ये क्या हो जाएगा मोनोएशियस। और बेटे अगर ना डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ के ऊपर हैं, जैसे ये मैंने डिफरेंट बॉडीज़ पे लिख दिया ना कि एक के ऊपर आर्चिगोनिया है दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर क्या थे शाबाश एंथ्रीडियम मौजूद थे, तो इसके लिए जो आप टर्म यूज़ करेंगे दैट विल बी डायोशियस। वो क्या हो जाएगी डायोशियस, यानी मोनोएशियस सेम पे थे और डायोशियस क्या होते हैं डिफरेंट के ऊपर होते हैं। अच्छा बेटा अब ना नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं कि जो गैमीट्स हैं ना अगर आप इनके लेबर वर्ड्स की बात करें ना तो इनमें यहाँ पे जस्ट मैं नाम लिख रहा हूँ, यहीं से आपने याद रखना है एंथेरिडियोफोर, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ नाम आर्चिगोनियोफोर। यानी ये एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर जो होते हैं ना ये फोर PHOR 4 का मीनिंग ब्रांच होता है। एंथ्रीडियोफोर मतलब एक ऐसी ब्रांच है जिसके ऊपर क्या एंथ्रीडिया मौजूद है। आर्चिगोनियोफोर क्या होगी जिस पे क्या होगे यानी ब्रांच है उसके ऊपर आर्चिगोनिया है। तो जो थैलस होती है ना यहाँ पे वो थैलस जो है मैं थोड़ी सी ये शेप भी ड्रा कर देता हूँ, देखें जस्ट लाइक दिस से मैंने ना ये इसकी शेप बना रहा हूँ ये थैलस की ये। अब देखें यहाँ से ना ये मैंने एक ब्रांच बना दी,
ये जो ऐसे मैंने अम्ब्रेला की तरह बनाया और ये जो टॉप है ना, ये उसके ऊपर बेटे क्या है, आर्चिगोनिया यूँ नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्रांच क्या कहलाएगी, आर्चिगोनियोफोर। और अगर फ़र्ज़ कर लें ऐसे ही ये ब्रांच जाती है और ये इसमें ना ये कप की तरह का स्ट्रक्चर बना दिया था और उस कप के अंदर ना ये वाले एंथ्रीडिया मौजूद हैं, तो ये ब्रांच क्या कहलाएगी, एंथ्रीडियोफोर। तो बेटे ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं यहाँ पे जो ये मेंशन कर रहा हूँ इसका नाम आप ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ मार्केंशिया। ये आपने याद रखना, ये क्या है, मार्केंशिया है, यानी मार्केंशिया रिक्सिया भी एक इसका प्लांट है। एनीवे आपके सिलेबस में मार्केंशिया का जिक्र आया है जो कि क्या है, हेपेटिक ऑप्सिडा में आता है, यानी लिवर वर्ड। आप देखें ना, मार्केंशिया मैंने बताया है थैलॉइड बॉडी है। अब एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपके आ सकता है कि इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पे होंगे। वो मैंने क्या कहा है, इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं, एरियर ब्रांचेस हैं, उनकी टिप के ऊपर क्या होते हैं, या एंथ्रीडिया होंगे या आर्चिगोनिया। ठीक है, ये इस ग्रुप का कैरेक्टर है। तो बेटा ये ना इतना एडवांस कैरेक्टर भी नहीं है, ये भी बता दूँ। ज़ाहिर है वो अपराइट जो ब्रांचेस हैं ना, इरेक्ट ब्रांचेस, उनके टॉप पे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए हम कहते हैं ये पहला ग्रुप था ब्रायोफाइट्स का, तो इतना एडवांस नहीं है कि सबसे पहला उसमें कैरेक्टर क्या आ रहा है कि ये जो होंगे इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं अभी प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरी बात सुन लें, जो सिंपलेस्ट थैलेमस अगर पूछ ली जाए ना, वो भी आपने याद रखना है, वो किसकी होती है, हेपेटिक ऑप्सिडा की, लिवर वर्ड्स की। और बाज़ का एमसीक्यू में ना आपको वो हो सकता है ग्रुप का नाम दे दे और पूछ रहे कि इसके रिलेटेड मेंबर कौन सा है। अब ना विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लिवर वर्ड्स या हेपेटिक ऑप्सिडा, अगर ABCD ऑप्शन में दिए हुए ना मार्केंशिया, तो आपको पता होना चाहिए मार्केंशिया इसके एग्जाम्पल है। इसी तरह से बेटे जो यहाँ पे ना मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो मसाई ब्रायोप्सिडा में एक फ्यूनेरिया है या मॉस प्लांट भी कहते हैं, एक पॉलीट्राइकम का जिक्र भी आपकी बुक में आया है। ठीक है ना, ये पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया ये दोनों मॉस के एग्जाम्पल्स हैं, मॉसेस हैं। लेकिन बेटे एक याद रखिएगा, इनमें जो ब्रांचेस की टिप्स होती हैं ना, वहाँ पे क्या होंगे, ये एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मौजूद होते हैं। और इन्हीं के साथ मैं एक यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये मैं रेड कलर में इसको इम्पॉर्टेंट है, पैराफाइसिस। ठीक है, इधर मैं अलग से भी लिख देता हूँ कि प्लांट बॉडी पे क्या है, आपको ना यहाँ पे पैराफाइसिस भी नज़र आते हैं। और जो पैराफाइसिस हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, स्टीरॉयल हेयर है। ये किसके एग्जांपल में आते हैं, दीज आर द स्टीराइल हेयर। बेटे जो स्टीराइल हेयर है ना, स्टीराइल वो होता है जो रिप्रोडक्शन में उसका कोई रोल ना हो, यानी रिप्रोडक्शन से मीनिंग क्या है कि उससे आगे एक नया प्लांट बने। तो जब हम स्टीराइल कह रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इनसे आगे कोई नया प्लांट नहीं बनेगा, तो ये क्या है, स्टीराइल। और ये ना होते क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। और ये पैराफाइसिस में बात का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है MCQ में, तो ये आप क्या लिखेंगे कि दीज आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। भाई प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है तो ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे। बातें याद रहेंगी कि नहीं, ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होंगे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा बेटे अब देखें यहाँ पे ना हमने हेपेटिक ऑप्सिडा में कहा वो एक्सपोज से, लेकिन इसमें क्या है कि वो पैराफाइसिस आगे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे मॉसिस के अंदर, जबकि एंथोसिर ऑप्सिडा में मैं ये लिख रहा हूँ इसका फीचर कि जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, दीज आर एम्बेडेड इन कैविटीज़।
यानी वो जो थैलस होगी ना, उसके अंदर ना डिप्रेशंस होते हैं, कैविटीज होती हैं, उनके अंदर क्या है ये मौजूद होंगे। तो आप ख़ुद आप देख लें एंथोसिस रॉप्सिडा में क्या हुआ शाबाश कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था वो चूँकि डीप है ना, तो इसलिए वो क्या है ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। वो क्या हो गए ज़्यादा प्रोटेक्टेड। यानी अब ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो हाईली प्रोटेक्टेड जो हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं वो किस में, एंथोसिस रॉप्सिडा या हॉर्न वर्ड्स के अंदर होंगे। बातें समझ आ रही कि नहीं। और लीस्ट प्रोटेक्टेड क्या होंगे, हिपैटिकोप्सिडा के। अच्छा बेटे, अब ना यहाँ पे एक जिस तरह से मैंने शेप की बात की थी ना, आर्चिगोनियम जो वो क्या है, फ्लास्क शेप है। और ये ना इसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, ये देखिए मैं इसको ना यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। ये क्या उसके नेक है, और ये बेस वाला जो स्वोलन पार्ट है ना, दिस इज़ अ वेंटर। यानी बेसल जो पार्ट है उसको आप क्या नाम देंगे, वेंटर का। और ऊपर नेक जो होती है वो क्या है, लॉन्ग हो गए। तो अब देखें जो वेंटर है उसमें क्या था, मौजूद होता है एक सिंगल सेल जिसको आप क्या नाम देते हैं जी, ओवम या एग का, जो कि क्या गैमीट है। और इसी तरह से बेटे ये देखें, ये मैं यहाँ पे ना इस तरह से ये डॉट्स बना देता हूँ। ये भी सेल्स होते हैं जो नेक के अंदर होते हैं। इनको हम ना नेक कैनाल सेल्स का नाम देते हैं। ज़रा नेक जो होती है ना वो ट्यूब लाइक है। कैनाल का जो वर्ड यूज़ है वो ट्यूब लाइक होती है। उसके अंदर जो ट्यूबुलर स्पेस है ना, वो ये नेक कैनाल सेल्स जो होंगे वो उसको क्या करते हैं, बंद कर रहे होते हैं। यानी जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इस नेक को अंदर से क्लोज़ किए हुए होते हैं। तो ये जो है ना इस तरह से ओवम क्या होगा, प्रोटेक्टेड। और ये भी बात याद रखिएगा, जो नेक कैनाल सेल्स हैं ना, यहाँ पे इनके साथ मैं एक वर्ड ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या है, टेम्पोरेरी है। ये क्या है, टेम्पोरेरी है। टेम्पोरेरी मैंने इसलिए बोला कि भाई जिस साथ एग या ओवम जो होगा ना मैच्योर हो जाएगा, एग या ओवम मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो थे ना जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट आप कह सकते हैं या डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो एक ट्यूबुलर पाथ है वो ओपन हो जाता है। अच्छा बेटे, ये जो इसके टॉप के ऊपर जो सेल होता है ना, ये ज़रा पूरी इसके जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। इसके लिए मैं एक लेबलिंग यहाँ पे ये कर रहा हूँ लिड की। इसको आप क्या कहते हैं, लिड। अब देखें ये एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है कि जिस वक्त एग मैच्योर हो जाएगा तो दो चेंजेस आती हैं। पहली चेंज क्या होगी कि जो उसमें ना ये नेक के अंदर सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स, या यहाँ पे एक सिंगल सेल भी होगा, वेंटर सेल, ये क्या है, डिज़ोल्व हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। और दूसरी चेंज ये होती है जो टॉप के ऊपर जो लिड वाला सेल होता है, नहीं सेल है जो उसको क्लोज किए होता है, वो भी क्या है, रिमूव हो जाएगा। अब ना वहाँ से क्या होते हैं, जो स्पर्म्स हैं या एंथेरोजॉइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एंटर हो सकते हैं किस में, आर्चिगोनियम के अंदर। लेकिन एक बात याद रखिए कि बेटे, जैसा मैंने कहा ना, एंथेरोजॉइड या स्पर्म्स रिलीज़ हो, ये एंटर हो सकते हैं आर्चिगोनियम में। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो स्पर्म्स हैं वो एंथ्रीडियम से रिलीज़ होंगे, वो एंथ्रीडियम से क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। और रिलीज़ होने के बाद वो क्या करते हैं, आर्चिगोनियम में एंटर होते हैं। तो बेटे ये जो प्रोसेस होगा ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन का। ये क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात कि जो फर्टिलाइजेशन है ना, हम कहते हैं कि दैट रिक्वायर्स वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये जो एंथेरोजॉइड्स या स्पर्म्स होते हैं ना, ये यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, फ्लैजिलेटेड है।
क्या होंगे, उनमें फ्लैजेला होंगे। अब देखिए ना, जिस वक्त ये से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्पर्म था और ये उसमें ना आपको फ्लैजेला इसमें नज़र आ रहे हैं, तो बेटे ये फ्लैजेला की मदद से क्या करेगा, यूं एंटर होंगे नेक के थ्रू और जाके ना यानी ओवम के साथ फ्यूज़ करेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्पर्म है या मेल गैमीट जो होता है ना, वो क्या है, मोटाइल, वो क्या है, मोटाइल है। जबकि जो ओवम जो होता है, एग है, वो क्या हुआ, नॉन मोटाइल, कि ये मूव नहीं कर सकता। और एक और बात भी याद रखिएगा कि अगर ये मोटाइल है ना, तो इसमें जो फ्लैजेला है वो सिर्फ वाटर चाहिए, ये वाटर के प्रेजेंस में क्या मूव करेगा। तो आप देखें ना, जैसा ये वाटर के ऊपर ना डिपेंड करता है ना, यानी ये स्पर्म्स होते हैं ना, दे स्विम इन वाटर एंड रीच द आर्चिगोनियम। तो बेटे वाटर के ऊपर डिपेंडेंस की वजह से जो ब्रायोफाइट्स हैं, यानी ये फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये हम क्या कहते हैं, दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन वाटर। तो बेटे मैं इन प्लांट्स को ना एक नाम दे रहा हूँ कि दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ये PTS में कह देता हूँ शॉर्टली, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं, या जैसे हमने वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे ना, इनको आप एम्फीबियोफाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये एम्फीबियंस का जो हमने वर्ड यूज़ किया ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, जैसे आपने देखा ना एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग को इंक्लूड किया था, यानी जो फ्रॉग वगैरह है ना, ये टोड वगैरह, सैलमेंडर, ये आपने पढ़ा हुआ है एनिमल्स के लिहाज से, वो क्लास एम्फीबिया में आते हैं। और उनका जो था ना, असल में एम्फीबियंस का यही था कि वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, यानी मेल और फीमेल फ्रॉग्स के अपने एग्स और स्पर्म्स वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पे भी वही हमें नज़र आ रहा है कि जब वाटर अवेलेबल होगा तो स्पर्म्स होंगे, दे विल बी रिलीज एंड दे विल रीच टू द आर्चिगोनियम टू फर्टिलाइज द एग। तो देखें ना, उनके साथ मिलता है ना क्लास एम्फीबिया ऑफ एनिमल्स, तो इस वजह से इनको हम एम्फीबियोफाइट्स कह देते हैं या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। अब देखें, ये भी एक MCQ बन गया कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, तो उनमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज एम्फीबियोफाइट या विच ग्रुप इज़ नेम्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, तो पता होना चाहिए वो ब्रायोफाइट है। वो डायरेक्ट ब्रायोफाइट भी अगर ऑप्शन दिया तब भी ठीक है, अगर इनमें से ना हिपैटिक ऑप्सिडा है, मसाई ब्रायोप्सिडा या एंथोसिरोप्सिडा वगैरह हैं, ये भी बेटे क्या होंगे, सारे के सारे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स में ही आते हैं। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात बेटे इसमें सुन लें कि ये कुछ ना न्यूक्लिक एसिड्स और अमाइनो एसिड्स जैसे ना और कार्बोहाइड्रेट इन नेचर भी होती हैं, ये स्वीट सी सब्सटेंसेस रिलीज़ होती हैं जो कि क्या होंगे, आर्चिगोनियम से। तो ये मैं इसमें इतना बता देता हूँ कि ये बात का जो पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ना एक तरह की ना कीमोटैक्सिस कह दो या कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है, यानी जब स्पर्म्स मूव करके जाते हैं ना आर्चिगोनियम के अंदर उस एग को जो है वो फर्टिलाइज़ करने के लिए, तो ये कौन सी मूवमेंट होती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। तो उसमें मैंने क्या कहा है कि वो शुगरी सी सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं। आपके बुक में उसने आई थिंक स्वीट सब्सटेंसेस का जिक्र किया है, या इसी तरह से उनके अंदर ना अमीनो एसिड्स भी होते हैं, या फिर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे जो वाटर में रिलीज़ होंगे, वो उस आर्चिगोनियम के सराउंडिंग में होते हैं। स्पर्म्स उनके वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और वो फर्टिलाइज़ करेंगे। ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें ना एक याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना, जो मैं यहाँ पे ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो लिख रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो इनमें क्या होगा।
कि भाई जो ज़ाइगोट है, पहली बात वो क्या है, इधर देखें, दैट इज़ रिटेन्ड इन आर्चिगोनियम। मतलब क्या, वो आर्चिगोनियम से एग रिलीज़ नहीं हुआ था, स्पर्म ने वहीं पे आके ना उसको फर्टिलाइज़ करके ना ज़ाइगोट बनाया, जो कि क्या है, डिप्लॉयड हो गया, ठीक है ना, और वो वहीं पे रिटेन रहेगा, यानी ज़ाइगोट भी जो था वो रिलीज़ नहीं होता। हाँ, एलजी के अंदर क्या है, ज़ाइगोट जो होता है ना वो रिलीज़ कर दिया जाता है, वो पेरेंट बॉडी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। और सेकंड बात ये भी याद रखिए बेटे, ये जो ज़ाइगोट है ना, ये आर्चिगोनियम के अंदर ही है, और ये वहीं पे क्या करेगा, डिवेलप करेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इट डिवेलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये क्या करेगा, डिवेलप करता है किस में जी, एम्ब्रियो के अंदर। इसी वजह से ना हम ब्रायोफाइट्स में इनको एक और भी नाम देते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स को क्या होगा, हाँ जी, दीज आर आल्सो नेम्ड एज, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दीज आर नेम्ड एज एम्ब्रियोफाइट्स। ये बातें समझ आ नहीं कि नहीं, इनको हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की वजह से। यहाँ तक बेटे कोई कन्फ्यूजन? अच्छा बेटे, इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है, वो जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डिवेलप करेगा, ठीक है, और ये क्या बना देता है, स्पोरोफाइट। ज़ाहिर एम्ब्रियो डिप्लॉयड था, तो एम्ब्रियो से क्या बना है, स्पोरोफाइट। और बेटे एक याद रखिएगा, जो इनका ना स्पोरोफाइट होता है ना, ठीक है, जो स्पोरोफाइट जो जनरेशन होगी वो डिप्लॉयड होगी। और ये यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि दीज जो है ना ब्रायोफाइट्स, दे प्रोड्यूस स्पोरोफाइट अपॉन गैमीटोफाइट। ये किसके ऊपर बनेगा, गैमीटोफाइट के ऊपर। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, कंप्लीटली और पार्टली डिपेंडेंट। ये मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी कि कम्प्लीटली जो डिपेंडेंट है ना, वो इसमें पहले दो ग्रुप्स के अंदर है, हिपैटिक ऑप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा के अंदर। इनमें क्या होगा, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा, जबकि एंथोसिर ऑप्सिडा जो होता है ना, उसमें ये क्या है, पार्टली डिपेंडेंट है। तो उसमें ना इतना याद रखिएगा कि जो हॉर्नवर्ड्स होते हैं, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो ग्रीन इन कलर है, जबकि पहले वाले जो दोनों हैं उनमें क्या होगा, येलोइश ब्राउन सा कलर होगा, स्ट्रॉ लाइक वो कलर होता है, तो भाई वो फिर नॉन फोटोसिंथेटिक। जबकि इनमें ग्रीनिश होने की वजह से ही ये हॉर्नवर्ड्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन हम ना पार्टली से कह रहे हैं कि वो पेरेंट जो थैलस होगी ना, उससे क्या करता है, वाटर मिनरल से लेगा, बाकी फोटोसिंथेसिस वो खुद कर लेते हैं। बात क्लियर है? अच्छा बेटे, इसके बाद ना जो जिस तरह से हमने कहा था ना, जो प्लांट बॉडी है या मेन जनरेशन वो गैमीटोफाइट थी, और वो क्या, थैलाइड है, कोई रूट स्टेम और लीज नहीं है। ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसको अगर हम देखें तो हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। और ये जो ना हम इस तरह से लिखते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं जी, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फुट, दूसरा मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ सीटा, और तीसरा क्या है जी, कैप्सूल। ये 3 पार्ट्स होंगे किसके जी, स्पोरोफाइट के। स्पोरोफाइट के जो 3 पार्ट्स हैं, जो फुट होता है ना, वो ऐसा पार्ट होगा विच विल हेल्प द स्पोरोफाइट टू अटैच विद गैमीटोफाइट। क्या करेगा, जो उसको गैमीटोफाइट बॉडी पे अटैच होने में हेल्प करता है, तो उसको बेटे हम क्या कहते हैं, वो फुट है। सीटा जो होता है ना, वो लॉन्ग स्टॉक सा होगा। अब मैं यहाँ पे ना, चूँकि आपके बुक में ना एक नेक्स्ट दिया हुआ है, उसने लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया,
अब ये जो फ्यूनेरिया है ये क्या है, बेसिकली फ्यूनेरिया जो होता है ना, इसको हम मॉस प्लांट बी कहते हैं। तो बेटे इसमें ना ये सारे कैरेक्टर्स वही होंगे, थैलाइड बॉडी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे ये डायग्रामेटिकली ये शो कर देता हूँ। ये देखें, ये इसमें ना आपको जो अंडरग्राउंड नज़र आ रहे होंगे ना, ये वो राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ना ये आप बना सकते हैं। राइजॉइड्स होते हैं ना, इनके केस में ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और ये बेटे ये ब्रांच होंगे। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, लेकिन ये पहले हम कह चुके हैं इनके अंदर ट्रू स्टेम नहीं होता। अब देखें वो स्टेम और जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर क्या है, ये लीव्स मौजूद हैं। और ये जो टॉप होगा ना बेटा, यहाँ पे इस टिप के ऊपर क्या एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। बाकी वो फर्टिलाइजेशन के बाद ना, ये देखिए मैं इस तरह से ये बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बना। ये ऊपर जो था ना वो कैप्सूल है। जो कैप्सूल होता है ना वो असल में एक तरह की स्पोरेंजियम होती है। जो कैप्सूल है वो क्या है, एक तरह की स्पोरेंजियम है जिसके अंदर ना स्पोर्स मौजूद होते हैं। मैं अभी बात करता हूँ कि ये स्पोर्स कैसे बनेंगे। लेकिन बेटे देखें, जो फुट था ना उसकी मदद से अटैच है, तो इस तरह से ना ये हमारे पास जो इतना सा ये पोर्शन है ना जो इस बॉडी का नज़र आ रहा है वो क्या है, स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड है। और इससे नीचे ये वाला जो था जिसमें राइजॉइड स्टेम और लीव्स आ रहे हैं, ये क्या है, गैमीटोफाइट, यानी ये क्या था, हैप्लॉइड। अब देखें गैमीटोफाइट के ऊपर बनाना, तो इस तरह से फिर गैमीटोफाइट डोमिनेंट इंडिपेंडेंट हुए, जबकि क्या स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट जनरेशन होगी। बातें क्लियर हो रही हैं। बाकी रह गए बेटे इसमें जो कैप्सूल है ना, उसको मैं ये कहता हूँ कि वो बेसिकली क्या है, शाबाश, कैप्सूल क्या है, एक तरह की ना स्पोरेंजियम होती है। कैप्सूल क्या है, एक तरह का ये, दिस इज़ अ स्पोरेंजियम। और बेटे इस स्पोरेंजियम के अंदर ना ये हम इस तरह से ना कहते हैं कि स्पोर मदर सेल्स होंगे जो कि क्या होते हैं, डिप्लॉयड। और वो जो है ना स्पोर मदर सेल्स वो बनाते हैं क्या जी, शाबाश, स्पोर्स। तो देखें जो स्पोर मदर सेल्स से ना इनिशियली जो मौजूद थे वो हमने लिखा है 2n है, वो डिप्लॉयड हैं। लेकिन जो स्पोर्स बने हैं वो क्या है, शाबाश, हैप्लॉयड। तो बेटा ये स्पोर्स होते हैं वो किसके थ्रू बनेंगे, मियोसिस के थ्रू। ये लास्ट लेक्चर के अंदर ना मैंने ये बताया भी था कि चूँकि ना गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है ना, तो गैमीट्स होते हैं वो डायरेक्टली बनाए जाते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। ये जो गैमीट्स हैं, तो ये यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, हाँ जी, गैमीट्स प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली कह दो तब भी ठीक है, या फिर आप क्या प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, ठीक है ना। और उसकी रीज़न ये होती है कि गैमीटोफाइट ऑलरेडी हैप्लॉइड है और हमें कोई जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे देखें जो स्पोर्स बने हैं वो हैप्लॉइड है। पहली बात, वो हैप्लॉइड स्पोर क्यों बनाए गए, तो बेटा उसके लिए आपने याद रखना है, चूँकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, तो गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बना है और स्पोरोफाइट ने वापस गैमीटोफाइट बनाना है। तो देखें जो स्पोरोफाइट है वो गैमीटोफाइट कैसे बनाएगा कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो स्पोर्स होते हैं ना वो जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बॉडी फिर से बनाएंगे। यहाँ पे देखें अगर स्पोर ने गैमीटोफाइट यानी एक हैप्लॉइड बॉडी बनानी है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो स्पोर है दैट मस्ट आल्सो बी हैप्लॉइड। तो इसलिए ना देखें जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं ना स्पोरेंजियम या कैप्सूल के अंदर, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और उससे फिर क्या होगा, एक नया गैमीटोफाइट बन सकता है।
ये बातें समझ आ गई। बाकी रहा बेटे इसमें ना जो स्पोर्स होते हैं ना, ये कल मैं टर्मिनोलॉजी बता चुका हूँ, वो एक जैसे हैं, यानी साइज़ के लिहाज से। अगर एक साइज़ में आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उसको क्या है, होमोस्पोरस कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। ये बात क्लियर है। अच्छा बेटे जो स्पोर होता है ना, अगर उसके बारे में भी आप ये याद रखें ना इस तरह से कि जो स्पोर्स हैं बेटे वो हैप्लॉइड भी हैं और ये ना यूनिसेलुलर होते हैं। यानी स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक यूनिसेलुलर होगा, एक सिंगल सेल का बना होता है। और जो स्पोर्स हैं ना जैसा ये जर्मिनेट करते हैं, मैं यहाँ पे चलें थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली भी शो कर देता हूँ। ये अगर ये स्पोर की वॉल थी आउटर, और ये इसमें से क्या है, ये बर्स्ट करके ना एक यूं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। इसको हम एल्गल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये बनेगा जो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो बेटे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। ये MCQs में आ सकता है। ये क्या था इसमें, ये प्रोटोनीमा है जो कि क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा। और इस तरह से ना ये प्रोटोनीमा जो है जब वो एक तरह का ना एल्गल स्ट्रक्चर है वो ग्रो करता है, फिर उसके ना लोअर साइड से राइजॉइड बनेंगे, अपर साइड पे क्या होगा, इस तरह के ये ब्रांचेस या स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। बातें क्लियर होगी। बाकी रह गया बेटे इसमें जो ख़ास तौर पे हम ब्रायोफाइट्स को जिस साथ ना देखते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि ये सिंपलेस्ट जो थे ना प्लांट्स हैं, तो वो अगर आप देखें इसमें ना सारे कैरेक्टर्स वो थैलॉइड बॉडी से लेके जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स तक वो सारे हमें क्या है, सिंपल से नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई उस तरह की हमें जो ऑर्गेनाइजेशन भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक बात है कि जो मॉसेस थी या ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी ना हमारे लैंड के ऊपर जब एवोल्यूशन हुई तो इनकी एक इम्पॉर्टेंस भी बनती है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंस इस तरह से कि मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स से ये लिख देता हूँ कि देखें पहली बात ये कि इनका जो रूट सिस्टम जो राइजॉइड्स है वो ज़्यादा डीप नहीं होते। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे सॉइल की थोड़ी सी भी लेयर होगी ना, वहाँ पे ये क्या ग्रो कर सकते हैं। या आपको आम दीवार के ऊपर भी ऐसे ग्रो करते हुए नज़र आएंगे, बहुत थिन लेयर सॉइल की चाहिए। हाँ, वो जो इनके राइजॉइड्स वगैरह होते हैं ना, जब वो पेनिट्रेट करते हैं तो वो ना एक ये करेंगे, मैं वो कह देता हूँ कि जो सबस्ट्रेटम है ना उसके, यानी इनके इम्पोर्टेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये सबसे पहले क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करेंगे, मॉइस्ट बनाते हैं, ठीक है, यानी जो कंडीशनर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। सेकंड में यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ, ये वेदरिंग ऑफ सॉइल करते हैं जी, या सबस्ट्रेटम करेंगे, जो सबस्ट्रेटम होता है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके थ्रू क्या है ये सॉइल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सॉइल बाइंडर्स के तौर पे भी काम करेंगे कि उनके जो राइजॉइड्स होते हैं ना वो सॉइल को बाइंड कर देते हैं, यानी उसको इरोजन नहीं होने देते। फिर बेटे इसी तरह से ना जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको भी ये क्या करेंगे, रिटेन करते हैं। सॉइल मॉइस्चर जो होगा उसको भी ये क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। और इसके साथ साथ बेटे जिस वक्त ना इनकी डेथ होती रहती है तो ये हम कहते हैं जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी जो होगा उसमें भी इनका रोल होगा। और एक ना यहाँ पे मैं पीट फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, यानी ये जो ना
कोयला जो होता है ना, कोल जो है उसकी ना डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, यानी उसमें पीट भी आ जाता है, बाइटोमाइनस भी आ जाता है, एंथ्रासाइट है। तो ये इस तरह से ना ये मुख्तलिफ़ किस्म के उसके टाइप्स हैं। एनीवे जो पीट की फॉर्म में जो था, हालांकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये भी क्या है फ्यूल के तौर पे जो वो यूज़ होता है। बाकी तो ज़ाहिर है एनिमल्स जो होते हैं ना, और स्मॉलर एनिमल्स और इंसेक्ट्स, इनको ना एज अ फूड भी यूज़ करेंगे, लेकिन साथ साथ ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा बेटे, अभी ना एक लास्ट पे हम बात करेंगे, जो हम पहले एक डिस्कस कर चुके हैं कि जब ना ये लैंड फर्स्ट लैंड प्लांट्स है ना कि दे माइग्रेटेड टू लैंड एनवायरनमेंट, तो वो जो था ना उसमें उन्होंने कुछ अडॉप्टिव फीचर्स जो थे वो डेवलप किए थे। तो मैं पहले वो ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैंड एडाप्टेशंस, लैंड एडाप्टेशन। अच्छा, एक ना इम्पोर्टेंस में ना एक और भी बता देता हूँ, ख़ास तौर पे ना ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की इम्पोर्टेंस पूछी जाती है। तो बेटे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दो इम्पोर्टेंसेस याद रखनी है। एक जो होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ना एनवायरमेंटल कंडीशंस गैमेटोफाइट बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो हो सकता है स्पोरोफाइट ग्रो कर जाए। और अगर देखें स्पोरोफाइट में स्पोर बना है ना, तो स्पोर जो होते हैं थोड़े बहुत जो ड्राई एनवायरनमेंट या कंडीशंस को फेस कर सकते हैं। एक तो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। सेकंड बेटे ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ना, अगर देखें जो स्पोरोफाइट है ना उसमें मियोसिस हो रही है, और आपने पढ़ा हुआ है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से क्या है एक वेरिएशन या चेंज आ जाती है। तो यानी आप ये कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में चूँकि मियोसिस इन्वॉल्व हुई है, तो इस वजह से क्या होगा, ये एवोल्यूशन के अंदर भी इसका रोल बनेगा। एनीवे, अब आते हैं हम लैंड एडाप्टेशंस की तरफ। मैं लैंड एडाप्टेशंस को ना जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो तीन इसमें चीज़ें लिख देता हूँ। देखिए, मैं थैलस का जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर यूँ ड्रा करके बेटे आपको ये समझा देता हूँ। ये देखें इस तरह से ना जो इनकी थैलस है ना, जो प्लांट बॉडी होती है, ये उसमें ये स्ट्रक्चर जो हेयर लाइक नज़र आ रहे हैं, ये वो राइजोइड्स से, ये एक एडाप्टेशन है। क्यों है? देखिए एल्गी के अंदर कोई राइजोइड या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अब जो लैंड के ऊपर आएगा उसको जो है वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करने हैं, तो उसको राइजोइड डेवलप करना पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या लैंड एडाप्टेशन के लिए या लैंड पे सर्वाइव करने के लिए ये राइजोइड्स डेवलप किए, विच परफॉर्म टू फंक्शन। नंबर वन, फिक्सिंग या एंकरिंग ऑफ प्लांट बॉडी विद द ग्राउंड सरफेस, एंड सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करें। फिर बेटे जो थैलस होती है ना, उसमें हमें यहाँ पे इस तरह से ना ये दो रीजन्स नज़र आती हैं, और इसमें ये जो दो रीजन्स में जो सेल्स होंगे, ये देखिए मैं सेल्स ऐसे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कॉम्पैक्ट सेल्स हैं। और ये वाली जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज रीजन। यानी ये कौन सी थी जी, दिस इज़ द स्टोरेज रीजन, यानी स्टोर करते हैं ये क्या है, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से बेटे देखें यहाँ पे मैं एक ना, जैसे आप लीफ का बनाते हैं ना अपर एपिडर्मिस, ये मैं उस तरह का ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये देख लें, उसमें ना ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, और इवन कि मैं उसमें ना ये ओपनिंग्स भी शो कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्टोमेटा की तरह ये ओपनिंग भी हैं इसमें, ये वाले। और देखिए इसमें ना जो नीचे वाले सेल्स हैं ना, जिसको स्टोरेज रीजन मैंने कहा है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और उनका जो फंक्शन है वो क्या होगा कि वो जस्ट ना फूड या वाटर को स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन ऊपर वाले सेल्स देखें, उनके दरमियान मैंने ना ये स्पेसेस बना दी, और ये ग्रीन कलर शो कर रहा हूँ कि उनमें तो एक ना इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं, प्लस उनके अंदर ये ग्रीन कलर क्या क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये वाली जो रीजन बन गई ना, ये इनकी क्या हो जाएगी, फोटो सिंथेटिक रीजन है ये।
अब किस लिए कि देखें अपर साइड से जो लाइट आएगी ना, तो लाइट जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन साथ बेटे इनमें ना वाटर इवेपरेट कर सकता है। आप देखें लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए ये मैंने लिख दिया, इस पे क्या थी, क्यूटिकल मौजूद है। इस पे क्या मौजूद है, क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल जो होती है ना इवेपरेशन ऑफ वाटर को क्या है, रोकती है। इसी तरह से बेटे देखें जो ये आपको इसमें जो पोर्स नज़र आ रहे हैं ना, इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, ये देखें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, O2 जो है वो रिमूव हो रही है और CO2 क्या है, एब्जॉर्ब, यानी गैशियस एक्सचेंज। अब देखें ये लैंड के ऊपर जो है ना गैशियस एक्सचेंज एयर के साथ होना है, जो वाटर था उसके अंदर इस तरह की जो वो स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी। तो बाकी रह गया बेटे, जब इस तरह से ना ये मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, यानी ये सारी क्या है, एक मैं कहता हूँ ये कम्पैक्ट बॉडी है। ये कैसी है, एक कम्पैक्ट बॉडी है। और बेटे ये जो कम्पैक्ट बॉडी होती है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर में हेल्पफुल है। क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर जो उसको कंजर्व करेगा। और बॉडी जो होती है इतनी इजीली जो होती है वो यानी ड्राई नहीं होगी। फिर बेटे इसमें लैंड एडाप्टेशन के लिहाज से ना आपके बुक में उसने एक दिया हुआ है हेट्रोगैमी। हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। गैमी से मीनिंग क्या है, गैमीट्स। ज़ाहिर इसमें वो स्पर्म्स और एग्स मान रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स मान रहे हैं, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, हेट्रोगैमी। ये भी क्या था, एवोल्यूशन के दौरान हुई है। जबकि जो फाइनल इसमें आ जाता है लैंड एडाप्टेशन के लिहाज से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, में उसके पहले इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ। मेरे ख्याल में ये बातें आज बायोफाइट के लिहाज से ना आपको समझ आ गई होंगी। बाकी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह जब वो डिस्कशन सेशन में आप सर खालिद के साथ जब वो डिस्कस कर लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटे एंड अल्लाह हाफिज़।